अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल स्टडी करते हैं वेक्टर्स की। तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मिड के बारे में, जिसके बारे में हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया कि इट इज़ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल एंड इट कंटेन antibiotic resistance genes and whenever there is attack of antibiotics on bacterial cells, so that plasmid will replicate itself, it will increase its copy number and it will produce a large number of that specific proteins which provide defense to bacterial cell against those antibiotics. So we derived plasmids naturally from a bacterial cell, and we insert our gene of interest inside the plasmid so that plasmid act as a carrier. It acts as a vector for the transformation of our gene of interest inside a suitable host cell. दूसरे प्लाज्मिड की हम बात करते हैं, जिसको हमने आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया हुआ है और इसको हम एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एंड दैट इज़ PBr322। ये मॉडिफाइड नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, मतलब कि जो नेचुरली प्रेजेंट प्लाज्मिड है बैक्टीरिया में, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन की भी होती है और उससे हमने PBr322 बनाया हुआ होता है। इट वॉज फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर टू बी डेवलप्ड इन 1977। और इसको ये जो हम नाम देते हैं, इनमें से P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड एंड BR का जो नाम है इसको हमने साइंटिस्ट बेस्ड दिया हुआ है, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, बोलिवर एंड रॉड्रिगस। और 322 ये इसको नंबर इसलिए दिया गया है सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर प्लाज्मिड्स produced in the same lab, for example PBr325 and PBr327। तो ये हमने इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया PBr322 का। इसके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो इसलिए आपने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या इसके जो यूज़फुल फीचर्स है तो उनको लाजमी आपने याद रखना होता है। जो हमने वेक्टर डीएनए के लिए प्रॉपर्टीज़ रखी थी कि ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सो वी विल सेलेक्ट दैट डीएनए एज अ वेक्टर। तो अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करेंगे इसी PBr322 पर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की हमने बात की थी कि उसके पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए डीएनए के पास, तो उसको हम एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे सो दैट दिस PBr322 कंटेन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उस स्पेसिफिक रीजन को जहाँ पे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज़ PMB1। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो PBr322 का आर्टिफिशियली डिज़ाइंड प्लाज्मिड है तो इसका साइज़ स्मॉल होता है। इसका साइज़ होता है 4363 बेस पेयर्स होता है, और हमने ये शर्त रखी थी कि अगर साइज़ 10 किलो बेस पेयर तक है, मतलब 10,000 बेस पेयर्स तक है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर उससे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो इट विल अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ द वेक्टर। तो अब इसका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 बेस पेयर्स है, तो इट मीन कि अब हमारे पास रूम है, अब हमारे पास स्पेस है कि हम इसमें 6 किलो बेस पेयर एक्सटर्नल डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर जो इसका साइज़ है वो 10,000 बेस पेयर्स तक पहुंच जाएगा, तो ये इनफ होता है हमारे लिए। और ये हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जब भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर एंटीबायोटिक अटैक होता है तो ये अपने नंबर को, अपने कॉपी नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अप्रॉक्सीमेटली 15 कॉपीज़ पर सेल्स आ जाते हैं जब भी बैक्टीरियल सेल के ऊपर एंटीबायोटिक का अटैक होता है। फिर हमने कहा था कि सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए डीएनए के पास, जिसको हमने वेक्टर के तौर पे सेलेक्ट करना होता है। सो दिस PBr322 कंटेन 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। उनमें से एक है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो इनमें से हम किसी एक को हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ कर लेते हैं और एक के अंदर फिर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि PBr322 के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं। इस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसमें बहुत जगह होती है, बहुत डिफरेंट तरह के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हैं एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये मैंने आपको डायग्राम बनाई हुई है PBr322 की। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाली जो जगह है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस PBU2 के लिए कट लगाने के लिए जगह है, और ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पर
BAM-H1 और SAL1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद है, वो यहाँ पर कट लगा सकते हैं। और ये वाला जीन जो है यहाँ पे EcoR1, CLA1 और HindD3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस कट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पे PVU1 और PST1 कट लगा सकते हैं और इस जगह को क्लोनिंग साइट बना सकते हैं। तो अब आप देख भी सकते हैं कि डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इसको डिफरेंट पॉइंट पर कट कर सकते हैं। तो मल्टीपल साइट्स हो सकते हैं यहाँ पर। हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ के पास रूम हो सकता है, स्पेस हो सकता है कि उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ा कि इसका एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज PMB1। इसका साइज स्मॉल है, इसके पास तकरीबन 4000 बेस पेयर्स हैं और इसमें हम 6000 बेस पेयर्स का कोई भी DNA इंसर्ट कर सकते हैं। मीन कि अगर इसका साइज़ 10,000 बेस पेयर्स तक जाता है तो फिर ये आसानी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। और ये हाई कॉपी नंबर बनाता है जब बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक होता है एंटीबायोटिक्स का, तो इट विल इंक्रीज इट्स नंबर अप टू 15 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स है, जिनको हम सेलेक्टेबल मार्कर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। होप सो कि आपको सेलेक्टेबल मार्कर्स की समझ आ गई होगी, जिसको हमने कहा कि ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के दरम्यान में डिफरेंस मालूम करते हैं और हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जो काम की चीज़ होती है उसको हम मीडियम में छोड़ देते हैं और जो काम की चीज़ नहीं होती है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और फिर हमने कहा कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, तो इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मौजूद हैं। इसमें एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के लिए कट लगाने के लिए जगह है और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स है तो उसको भी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा इस PBR 322 के बारे में होगा। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है बुक में टॉपिक के अंदर, दैट इज़ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर इंसर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया होता है। तो अब ये जो ओरिजिनल जीन मौजूद होता है यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो वो तो इनएक्टिव हो जाता है। क्यों इनएक्टिव हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया है, उस एरिया को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसलिए इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये होता है इंसर्शन ऑफ डिसाइड जीन इनएक्टिव द प्लाज्मिड जीन। जो प्लाज्मिड का अपना ओरिजिनल जीन होता है तो वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो अपने प्रोटीन्स नहीं बना सकता है, फिर वो हमारे जो जीन है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाने लगता है, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाता है। तो ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के अंदर डिफरेंस मालूम करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात कही कि जब हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अपने जो डिज़ायर्ड जीन है उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो फिर अगर हम इस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो इट मीन कि वो तो नहीं सर्वाइव कर सकेगा, क्योंकि उसका तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव है। लेकिन अगर हमने उस बैक्टीरिया के ऊपर टेट्रासाइक्लिन डाला और वो ज़िंदा रहा, उसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट सिरे से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर गया ही नहीं होता है। तो इट मीन कि हम आसानी के साथ इसी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के ज़रिए हम जो ओरिजिनल जीन मौजूद होता है उसको इनएक्टिव कर देते हैं और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पर लगाकर उसके अकॉर्डिंग डिज़ायर्ड प्रोटीन बना सकते हैं। तो ये हमने डिस्कशन की डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमने प्लाज्मिड को डिस्कस किया और एक आर्टिफिशियली डिज़ाइंड प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBR 322।